नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने अडानी मामले में जेपीसी की मांग की और जयराम रमेश ने गुजरात सरकार पर लगाया मदद का आरोप। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने दी लाडली बहन योजना पर रोक लगाने की चेतावनी, असमंजस में महाराष्ट्र सरकार। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बच्चों को बख्श दे आरएसएस, वक्फ बोर्ड संशोधन पर सरकार को झुकना पड़ा, पवन खेड़ा ने दिया ये बड़ा बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि जाति जनगणना के यूपी मॉडल को पूरे देश में आजमाएगी कांग्रेस, जनता को करेगी जागरूक। और इसी के साथ खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को दो चुनौती, कहा 2027 में 50 से ज्यादा जीते तो राजनीति छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी करते हैं इंडिया का समर्थन और आपको भी है इंडिया पर पूरा भरोसा, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने अडानी मामले में जेपीसी की मांग की, जयराम रमेश ने गुजरात सरकार पर लगाया मदद का आरोप। जी दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को अडानी मामले में संयुक्त संसदीय समिति की मांग को दोहराया। पार्टी ने गुजरात सरकार पर राज्य के बंदरगाह क्षेत्र पर एकाधिकार सुनिश्चित करने के लिए अडानी पोर्ट्स की मदद करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि गुजरात सरकार निजी बंदरगाहों को बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर यानी कि बूट बेसिस पर 30 साल की रियायत अवधि प्रदान करती है, जिसके बाद इसका स्वामित्व उन्हें हस्तांतरित हो जाता है। जयराम रमेश ने कहा कि इस मॉडल के आधार पर अडानी पोर्ट्स का मौजूदा समय में मुद्रा, हजीरा और दहेज बंदरगाह पर नियंत्रण है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अडानी पोर्ट्स ने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड से इस रियायत अवधि को 45 साल से बढ़ाकर 75 वर्षों तक करने की अपील की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ये 50 साल की अधिकतम स्वीकार्य अवधि से बहुत अधिक थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने दी लाडली बहन योजना पर रोक लगाने की चेतावनी, असमंजस में महाराष्ट्र की सरकार। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है कि वो दशकों से लंबित भूमि मुआवजे का जल्द से जल्द निपटारा करें, नहीं तो लाडली बहन योजना सहित फ्री बीज वाले कई योजनाओं पर रोक लगा दी जाएगी। कोर्ट ने 28 अगस्त तक महाराष्ट्र सरकार से मुआवजा भुगतान की समुचित योजना लेकर हाजिर होने को कहा और ऐसा नहीं करने पर सरकारी योजनाओं पर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि चीफ सेक्रेटरी किसी मीटिंग में व्यस्त हैं और चीफ सेक्रेटरी अभी स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियों पर है, लिहाजा मोहलत दे दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने पखवाड़े भर की मोहलत दे दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र में सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है और लाडली बहन योजना पर रोक लगाने की चेतावनी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बच्चों को बख्श दे आरएसएस, वक्फ बोर्ड संशोधन पर सरकार को झुकना पड़ा, पवन खेड़ा ने बीजेपी को लताड़ा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा ने मीडिया के साथ खास बातचीत में जम्मू कश्मीर चुनाव, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, ब्रॉडकास्टिंग बिल, मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पाठ्यक्रम में नई पुस्तकें जोड़ने जैसे मामले पर बात की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उनसे सवाल किया गया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 20 से 25 अगस्त तक चुनाव का ऐलान है, इसके लिए कैसी रणनीति और तैयारी कांग्रेस की रहेगी। इस पर उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव की घोषणा होगी और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा ताकि जम्मू कश्मीर में फिर से लोकतंत्र की बहाली हो सके। और एक शिकायत जरूर है कि आपने एक राज्य को घटाकर यूनियन टेरिटरी कर दिया है, यह उस इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ा अन्याय है। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि वक्फ बोर्ड संशोधन को व्यापक चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया है। इस समिति का अध्यक्ष भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल को बनाया गया है और उनको अगले सत्र से सप्ताह पहले में इसकी रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसके जवाब में पवन खेड़ा ने कहा कि यह अच्छी बात है और इससे स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय मिला है कि सरकार को झुकना पड़ा और इस संशोधन को समिति के पास भेजना पड़ा है। जब ये समिति बनाई जा रही होगी तब सरकार के आला लोगों को थोड़ी शर्म जरूर आई होगी कि भाजपा से कोई भी मुस्लिम सांसद न लोकसभा में है और न ही राज्यसभा में। दोस्तों, इसी के साथ उनसे सवाल पूछा गया कि बीजा मंडल मंदिर को मस्जिद बताने वाले कलेक्टर को हटाने पर असुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कानून का पालन करने पर भी कलेक्टर को हटा दिया जाता है। इसके जवाब में पवन खेड़ा ने कहा कि जिस दिन यह हुआ था तब मैंने आपको ये पहले ही बोला था कि कलेक्टर को हटा दिया जाएगा और वही हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग बिल को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया और पूछा गया कि सरकार को ब्रॉडकास्टिंग बिल के ड्राफ्ट को वापस लेना पड़ा, आपको क्या लगता है कि ये बिल फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खतरा है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, हम लोग इसके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि कोई यूट्यूबर हो, आम नागरिक भी हो, जो अपने व्यू को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सामने रखना चाहता है, उस पर भी पाबंदी लगाने, नकेल कसने की एक कोशिश की जा रही थी। सरकार को झुकना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार आगे
इस तरह की जरूरत कर पाएगी। दोस्तों यहाँ पर तमाम बड़े मुद्दों पर पवन खेड़ा ने बेबाकी से अपनी बात रखी है और इसी के साथ बीजेपी पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बच्चों को बख्श दे आरएसएस, वक्फ बोर्ड संशोधन पर सरकार को झुकना पड़ गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जाति जनगणना के यूपी मॉडल को पूरे देश में आजमाएगी कांग्रेस, जनता को करेगी जागरूक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अब जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार देगी। पार्टी यूपी में चल रहे अभियान को अब देशव्यापी बनाएगी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि जाति जनगणना का लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में व्यापक असर रहा, ऐसे में इसे अब अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में केंद्रीय कार्य समिति की मंगलवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्षों, महासचिवों और प्रभारियों के साथ रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराने, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाने और अडानी महाघोटाले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व ने माना कि सियासी तौर पर जाति जनगणना का मुद्दे का यूपी में व्यापक असर रहा। इससे लोकसभा चुनाव में वोट बैंक को एकजुट करने में सफलता मिली। ऐसे में इस मुद्दे को धार देकर पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान दलित संवाद कार्यक्रम चलाया गया। राहुल गांधी ने विभिन्न जनसभाओं में ओबीसी की भागीदारी का सवाल उठाया। लोकसभा चुनाव के बाद भी यूपी में जाति जनगणना के लिए 26 जुलाई से 7 अगस्त तक भागीदारी सम्मेलन किए गए और अब मंडलवार सम्मेलन चल रहे हैं और आगे इस मुद्दे पर ब्लॉकवार सम्मेलन करने और लोगों को इस मुद्दे पर एकजुट करने की रणनीति बनाई गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को दी चुनौती, कहा 2027 में 50 से ज्यादा जीते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ा बयान यहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या से सांसद हैं, उन्होंने बुधवार को दे दिया और कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में है और उनके पास पुलिस और सरकार है जिसका वो पूरा फायदा उठाएंगे। वह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी सरकार और जनता के बीच टकराव हुआ है तो जनता ही जीती है। दोस्तों आपको बता दें कि सांसद ने यहाँ पर कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी यूपी में 50 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अवधेश प्रसाद ने कहा कि यूपी उपचुनाव में पीडीए की जीत होगी। तो दोस्तों यहाँ पर दावा कर दिया है अयोध्या के सांसद ने कि समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बन रही है और भाजपा 50 सीटों पर सिमटने जा रही है और दावा इतना पुख्ता किया है कि ये भी यहाँ पर वादा कर दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जो है वो अपनी राजनीति छोड़ देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी। भूपेश बघेल बनाए जा सकते हैं एआईसीसी महासचिव, तो टीएस को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ से ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस जाति जनगणना को लेकर देश भर में अभियान चलाने जा रही है और इस कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 20 अगस्त से सभी राज्यों का दौरा करेंगे और इसके लिए छत्तीसगढ़ में भी आएंगे। इसके मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कहा गया है कि वो 20 से 31 अगस्त के बीच का एक कार्यक्रम तैयार कर भेजे और इसके आधार पर छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी और खड़गे का दौरा तय हो गया है। वहीं दूसरी ओर से दिल्ली से लौटने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा को सिर से खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि बैठक में बदलाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। बता दें कि राजनीतिक गलियारे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटे राहुल गांधी, छोटे छोटे ग्रुप में चल रही है बैठकें। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 और 14 के चुनावों के मुकाबले अच्छे प्रदर्शन से कांग्रेस का जोश हाई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हर मोर्चे पर सरकार को घेर रहे हैं, तो खास प्लान के साथ पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों से वो युवा नेताओं से 10 जनपद पर मुलाकात कर रहे हैं और ये बैठकें छोटे छोटे ग्रुप में हो रही है। हर बैच में 5 से 7 लोग होते हैं। राहुल गांधी की युवा नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान उनके साथ संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहते हैं और हर ग्रुप के साथ वो 1.5 से 2 घंटे का टाइम देते हैं। इसमें राहुल गांधी की तरफ से एक ही सवाल पूछा जाता है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, फिर वो तफसील से हर एक व्यक्ति के नजरिए को सुनते हैं। टीम राहुल गांधी ने पूरे देश से युवा नेताओं का एक पूल बनाया है और इसमें यूथ कांग्रेस, महिला
कांग्रेस विधायकों, प्रवक्ताओं, दूसरे फ्रंटल विंग प्रदेश इकाइयों से लोगों को चुना गया है और इन लोगों से राहुल गांधी सीधा संवाद कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमएसपी की घोषणा वोट पाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा का नायब सिंह सैनी सरकार पर बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा एक चुनावी हथकंडा है और ये राज्य के किसानों को स्वीकार्य नहीं है। एसकेएम ने कहा कि ये हम एमएस स्वामीनाथन समिति द्वारा सुझाए गए फार्मूले पर भी आधारित नहीं है। एसकेएम ने मंगलवार को जारी एक बयान में विधानसभा चुनाव से पहले अतिरिक्त फसलों पर एमएसपी देने के हरियाणा सरकार के हालिया फैसले की निंदा की और कहा कि यह स्वामीनाथन समिति द्वारा अनुशंसित C2+50 यानी कि कुल लागत के ऊपर 50% फार्मूले पर आधारित नहीं है। अब रद्द हो चुके कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले किसान संगठन ने यह भी कहा कि सरकार ने एमएसपी पर खरीद के लिए कोई कानूनी गारंटी घोषणा नहीं की है, जो किसानों की प्रमुख मांगों में से एक थी। उसने कहा कि एसकेएम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 24 फसलों के लिए C2+50% फार्मूले और कानूनी रूप से गारंटीकृत खरीद के बिना एमएसपी की घोषणा करने की कड़ी निंदा करता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा, अशोक गहलोत बोले नई सरकार उठाए प्रभावी कदम, भारत सरकार भी करे सुरक्षा के प्रयास। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहां की सरकार से तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने भारत सरकार से भी इसके लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। अशोक गहलोत ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही लक्षित हिंसा बेहद निंदनीय है। वहां की सेना और नई कार्यकारी सरकार को अविलंब इस हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। भारत सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि यह उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर बेहद दुखदायी है, क्योंकि जब 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी, तब तरुण शांति सेना के माध्यम से उन्हें भी भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र में आए शरणार्थियों के शिविरों में सेवा करने का अवसर मिला था। उस देश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर शुरू हुए राजनीतिक बदलाव को धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में बदलना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार में बेरोजगारी सबसे बड़ा अभिशाप, नौकरियों का जुमला हर भारतीय के साथ विश्वासघात का प्रतीक, खड़गे ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार में बेरोजगारी सबसे बड़ा अभिशाप रही है और प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों का जुमला हर भारतीय के साथ विश्वासघात का प्रतीक है। खड़गे ने बेरोजगारी से जुड़ी एक खबर को लेकर सरकार पर निशाना साधा, जिसमें कहा गया कि मुंबई पुलिस में कांस्टेबल के 1257 पदों के लिए 1.11 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार में बेरोजगारी सबसे बड़ा अभिशाप रही है। मोदी सरकार एक हास्यास्पद PR अभियान के रूप में संदिग्ध रोजगार डेटा का उपयोग कर रही है, जिसे अवैतनिक श्रम और प्रति सप्ताह 1 घंटे के काम की गणना करके बेहद बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, जहां 1.11 लाख महिलाओं ने मुंबई पुलिस में कांस्टेबल के 1257 पद के लिए आवेदन किया था, उनमें से कई को बच्चों के साथ फुटपाथ पर रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये बेरोजगारी की गंभीर स्थिति की याद दिलाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्धव ठाकरे फिर से बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, संजय राउत का बड़ा दावा, कहा हमें किसी सर्वे की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी सियासत के बीच उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि ठाकरे 2 सरकार सत्ता में वापसी करेगी और इससे कुछ दिन पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की थी, साथ ही खुद को महाविकास अघाड़ी का मुख्यमंत्री चेहरा बताया था। संजय राउत ने कहा कि लोकसभा सर्वे महायुति के पक्ष में नहीं है और यहां तक कि विधानसभा चुनाव सर्वे भी महायुति के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें किसी सर्वे की जरूरत नहीं है। किसी भी हालत में ठाकरे 2 सरकार महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी करेगी, यानी महाविकास अघाड़ी सरकार वापस आएगी और इसे कोई नहीं रोक सकता और उन्हें चुनाव की पूर्व संध्या पर कोई भी योजना घोषित करने दें, यह मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पाएगी। सरकार को समय पर चुनाव कराने होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस अगस्त के अंतिम और सितंबर के पहले सप्ताह में करेगी रैली।
और पहुंचेंगे इसमें राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस अगस्त के आखिरी सप्ताह और सितंबर से पहले सप्ताह में झारखंड में रैली करेंगे। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने देश के 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रैली करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। इसके बाद झारखंड में बड़ी रैली करने की योजना बनाई गई है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से आग्रह किया गया है कि जल्द ही झारखंड में ये अभियान की शुरुआत करें। उन्होंने अगस्त के अंतिम सप्ताह में उनको आमंत्रित किया और मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे, राष्ट्रीय नेता श्री गांधी सहित आला नेताओं ने देश भर के राज्यों के प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की और इस बैठक में कांग्रेस ने भावी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजद अध्यक्ष लालू यादव ने रेलवे की उपलब्धि को बताया अपना, पूछ दिया सीएम नीतीश कुमार से सवाल। जी दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने रेलवे की उपलब्धियों को अपना बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछकर उनको घेरने की भी कोशिश की है। लालू प्रसाद ने पूछा कि सीएम नीतीश बताएं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 10 वर्षों में बिहार को कोरी घोषणाओं के अलावा क्या मिला? हमने तो 22 सांसदों के दम पर 2004 से 9 के बीच में 5 वर्ष में ही बिहार को 1,44,000 करोड़ की सहायता राशि दिलाई, लेकिन ये तो 2014 में 31, 2019 में 29 और 2024 में 30 सांसद लेकर भी दिल्ली के सामने हाथ जोड़ गिड़गिड़ाकर झोली फैलाते हैं, लेकिन तब भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। राजधानी में हक मांगना नहीं, छीनना पड़ता है। ये बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड से बड़ी खबर, विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के सिलेक्शन में जुटी कांग्रेस, झारखंड आएगी स्क्रीनिंग कमेटी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अल्पसंख्यक पर हेमंत सरकार मेहरबान, वक्फ बोर्ड हज कमेटी के गठन के बाद अल्पसंख्यकों के लिए अलग से शिक्षा विभाग बनाने की तैयारी। जी दोस्तों, हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में अल्पसंख्यकों के लिए कई कदम उठाने जा रहा है और सरकार लंबे समय से खाली पड़े वक्फ बोर्ड को पुनर्गठित करेगी और इसके साथ ही उर्दू एकेडमी और मदरसा बोर्ड जैसे आयोग भी बनाए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा से बड़ी खबर, कांग्रेस के कामों को गिनवा रही भाजपा, दीपेंद्र हुड्डा ने लगाया यह आरोप। जी दोस्तों, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा मंगलवार को फतेहाबाद की अनाज मंडी पहुंचे और यहां उन्होंने हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस के कर्मों को गिनवा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फतेहाबाद आए थे और कांग्रेस के कर्मों को गिनवा कर चले गए और इस मामले में लीपापोती करने के लिए अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब भाजपा की सरकार जाने में 1 महीना शेष रह गया है। सिलेंडर के दाम कम किए गए हैं, जबकि कांग्रेस सिलेंडर के दाम को लेकर पिछले 10 सालों से आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 500 का सिलेंडर देने का वादा किया था, तो अब भाजपा सरकार ने भी इसी तरह की घोषणा कर डाली, लेकिन कहा जा रहा है कि 500 का सिलेंडर नवंबर के बाद मिलेगा, यानी सरकार में आखिरी रोटी भी महंगे सिलेंडर पर ही बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के पास फतेहाबाद में गिनवाने के लिए काम नहीं थे, तो उन्होंने इसी मंच से हुड्डा सरकार के दौरान हुए कामों को गिनवा डाला। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री विपक्ष से ही हिसाब मांगने लगे। विपक्ष हिसाब मांगता है, हिसाब मांगना सरकार का काम नहीं है। यानी आप भी मान रहे हो कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और भाजपा सत्ता से जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में टिकट मांगने वालों की लाइन लगी हुई है। 2,500 के करीब लोगों ने आवेदन कर दिया है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर कह चुके हैं कि जो उम्मीदवार टिकट के लिए लायक होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। बाकी बचे आवेदकों को भी कांग्रेस में पूरी तरजीह ही मिलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उपचुनाव में भी भाजपा को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है। अखिलेश यादव ने दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि उपचुनाव में भी भाजपा को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि आगामी उपचुनाव में भी भाजपा को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है। भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय प्रशासकीय नाटक कर ले, कोई उनको पराजय से रोक नहीं सकता। देखना यह भी है कि उनकी जगह जो अफसर आएंगे उनकी निष्पक्षता पर मोहर कौन लगाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा उपचुनावों में अपनी 10/10 की हार के अपमान से बचने के बहाने ना ढूंढे। अगर भाजपा जनविरोधी नहीं होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, पुलिस भर्ती, नीट परीक्षा, महिला सुरक्षा, संविधान और आरक्षण की रक्षा, नजूल भूमि जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए भाजपा कब और कैसे नियुक्ति
करेगी। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ पर आपको बता दें कि सपा मुखिया ने कहा है कि कुछ विशेष अधिकारियों को चुनावी जिम्मेदारी से हटाने की बात कहकर भाजपाइयों ने ये बात स्वीकार कर ली है कि उनकी सरकार में शायद कुछ चुनावी घपले अधिकारियों के स्तर पर होते हैं और ये भाजपा की अपनी सरकार के साथ ही साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी है। चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान ले। गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और सभी इनमें से 5 सीटें एनडीए तो 5 सपा की है और यूपी की फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी और कुंदरकी के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं और ये 9 सीटें इस तरह खाली हुई और 10वीं सीट सीसामऊ सपा विधायक इरफान सोलंकी की आपराधिक मुकदमे में सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई है। इन सीटों पर उपचुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है। तो दोस्तों आपको जो कुछ भी लगता हो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।